जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज के इस क्लास में देखेंगे ज्योग्राफी भूगोल का इकाई 2, जिसका चैप्टर का नाम है कृषि। इकाई 2 है कृषि देखेंगे, जिसे एग्रीकल्चर भी कहते हैं। चलिए इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन प्रश्न आंसर होंगे उसे हम समझाने का प्रयास करेंगे। आपको पहला सवाल दिख रहा होगा कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला लिखा हुआ है कि भारत के 2 सबसे महत्वपूर्ण अनाजों के नाम बताइए। तो इसका नाम बताएंगे चावल और गेहूं, 2 महत्वपूर्ण अनाज है। और दूसरा सवाल दिया हुआ है कि भारत में कौन सी 3 प्रमुख मोटे अनाज उगाए जाते हैं। तो इसका आंसर बताइएगा। ज्वार हो गया, बाजरा हो गया और रागी हो गया, ये सब क्या है, मोटे अनाज उगाए जाते हैं। और अगला पूछा जाएगा, तीसरा सवाल है कि भारत की 3 नकदी फसल का नाम बताइए। तो नकदी फसल किसे कहते हैं आगे पता चलेगा, आगे बताएंगे। तो बताएंगे भारत की 3 नकदी फसल कौन कौन है। तो पहला चाय हो गया, दूसरा कॉफ़ी और तीसरा क्या है, रबर है। और पांचवा अगला सवाल दिया हुआ है, चौथा सवाल दिया गया है, हमारे देश की सबसे प्रमुख रोपण फसल कौन सी है। तो बताएंगे चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना और केला, ये सब क्या है, रोपण फसल है। अगला सवाल दिख रहा होगा आपको। अगला सवाल दिया हुआ है कि अंतर बताइए। क्या बताइए, अंतर बताना है। तो अंतर सवाल है दिया हुआ दूसरा का। पहला सवाल है कि नकदी फसल और रोपण फसल में क्या अंतर है। तो बताएंगे नकदी फसल किसे कहते हैं। तो एक वैसा फसल जो व्यापार के उद्देश्य से उगाए जाते हैं, उन्हें कौन सा फसल कहते हैं, नकदी फसल। नकदी फसल का मतलब होता है जिसको परस्पर जो है उसका मेन पर्पस होता है, मेन उद्देश्य क्या होता है, जिसका मेन उद्देश्य होता है केवल और केवल व्यापार करना। ठीक है, तो ऐसे फसल को कहते हैं नकदी फसल। जैसे में हो गया चाय की खेती करते हैं लोग, कॉफ़ी हो गया, रबर हो गया, ये सब क्या है, नकदी फसल के अंतर्गत आएंगे। और अगला आपको दिख रहा होगा रोपण फसल। और इसका दूसरा अंतर बताएंगे रोपण फसल के बारे में कि रोपण एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है। जैसे में गन्ना हो गया, केला हो गया, ये सब क्या है, रोपण कृषि हो गया। तो रोपण मतलब इसको हम बोते हैं। चलिए अब आगे ध्यान रखिएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, खा में दिया हुआ है, दूसरा का खा है कि व्यापारिक कृषि और निर्वाहक कृषि क्या है। तो पहले व्यापारिक कृषि जान लेते हैं। तो बताएंगे जो एक व्यापारिक कृषि के बारे में बताएंगे, जो फसल व्यापार के लिए उपजाई जाती है उसे व्यापारिक कृषि कहते हैं। और इस कृषि में अधिक पूंजी एवं आधुनिक तकनीक की जरूरत पड़ती है। जैसे में कहेंगे चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया और रबर हो गया, ये सब क्या है, व्यापारिक कृषि के अंतर्गत आएंगे। आगे देखिएगा निर्वाहक कृषि क्या होता है। निर्वाहक कृषि के बारे में बताएंगे, ऐसी कृषि जिसमें फसल का उत्पादन जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, निर्वाहक कृषि कहते हैं। और इसमें धान की प्रधानता होती है, इसमें ज़्यादातर क्या धान लगाए जाते हैं, केवल जीवन निर्वाह के लिए लगाया जाता है। और सवाल नंबर तीसरा सवाल देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक शब्द लिखो। तो एक शब्द लिखना है। जैसे पहला सवाल दिया है, तीसरा का पहला सवाल है क्या में कि मानसून के लिए आरंभ में बोई जाने वाली शरद ऋतु का जो है फसल को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं खरीफ फसल। और अगला दिया हुआ है खा में कि वर्षा के पश्चात जाड़े में बोई जाने वाली और बसंत ऋतु में काटी जाने वाली फसल को क्या कहते हैं, रबी फसल कहते हैं। और अगला दिख रहा होगा भूमि जिसे खेती करके छोड़ दिया जाता है ताकि उर्वरता पुनः जो है उसमें आ सके, लौट सके, उस पर पुनः खेती हो सके, उसको कहते हैं चालू प्रतिभूमि। उसको क्या कहते हैं, चालू प्रतिभूमि कहते हैं। अब आपको देखिए लघुत्तरीय सवाल दिख रहा होगा। लघुत्तरीय सवाल पहला दिया हुआ है कि भारत में उपजने वाली 2 खाद्य, नकदी एवं रेशमी फसलों का नाम बताइए। तो खाद्य फसल का नाम, नकदी फसल का नाम और रेशे वाली फसल का नाम बताना है। तो खाद्य फसल में बताएंगे चावल, गेहूं और मक्का खाद्य फसल है। और नकदी फसल के बारे में बताएंगे गन्ना और केला नकदी फसल के अंतर्गत। और रेशे वाली फसल का नाम बताएंगे कपास, जूट और रेशम, ये सब क्या है, रेशे वाली फसल है। अगला सवाल दिया हुआ लघुत्तरीय का दूसरा सवाल है कि उपर्युक्त सवाल दिया हुआ है उपर्युक्त फसलों के उत्पादन करने वाले 2 प्रमुख राज्यों के नाम बताइए। तो उपर्युक्त में जितना आपको ये सब दिख रहा है उसका राज्य का नाम बताना था। जैसे हम चावल हो गया, तो चावल के लिए बताएंगे पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ इसका प्रमुख राज्य है। और चाय के बारे में बताएंगे, चाय के बारे में असम हो गया और दार्जिलिंग हो गया, ये सब क्या है, प्रमुख राज्य है। अगला बताएंगे और कपास के बारे में बताइएगा, कपास के लिए गुजरात हो गया और महाराष्ट्र हो गया, ये सब क्या है, प्रमुख राज्य है कपास के लिए। चलिए अब अगला सवाल नंबर जो है 3 पर देखते हैं। सवाल नंबर 3 दिख रहा होगा, लघुत्तरीय सवाल है कि भारत में उपजाए जाने वाले वर्षाधीन फसलों के नाम लिखिए। तो इसमें लिखेंगे भारत में उपजाए जाने वाले वर्षाधीन फसल, ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा, धान है, चाय है, गन्ना है, ये सब क्या है, वर्षाधीन फसल। मतलब वर्षा के अधीन होने वाले फसलों के नाम बताइए। तो फसल हो गया धान, चाय और गन्ना। और चौथा सवाल दिया हुआ है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि के योगदान की चर्चा करें। तो बताएंगे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में जो है कृषि की अहम भूमिका होती है। कुल राष्ट्रीय आय का 24% कृषि से ही प्राप्त होता है। इतना ही नहीं बल्कि जो है
कुछ अच्छी कृषि जो है अच्छी कृषि होने से रेल बजट में भी फायदा होता है। कृषि उत्पाद को जो है निर्यात करने से विदेशी मुद्राएं भी होती हैं। ये सब क्या है, शुद्ध राष्ट्रीय आय में उसका वैल्यू है। कह रहा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का योगदान, तो कृषि का योगदान है कि 24% कृषि से ही प्राप्त होता है आय। कुल राष्ट्रीय आय का कुछ कितना प्रतिशत, 24% आय कृषि से प्राप्त होता है। और यदि अच्छा फसल रहा तो बजट भी अच्छा रहता है, रेल बजट में फायदा होता है। और कृषि एक जगह दूसरी जगह, मतलब अच्छा धान से फसल हुआ तो उस फसल को दूसरी जगह भेजने से, निर्यात करने से विदेशी मुद्राएं भी प्राप्त होती है। ये था हमारा सवाल नंबर 4। अब चलते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। पांचवा सवाल कहता है कि भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारणों को संक्षेप में लिखिए। कहता है निम्न उत्पादकता क्या, उसके बारे में बताना है। तो बताएंगे कि भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के लक्षण, मतलब भारत में जो है कृषि जब खेती होता है काफ़ी कम मात्रा में होता है, इसका क्या लक्षण है, इसका कारण बताएंगे। तो पहला बताइएगा कि जो है भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता निम्नलिखित कारण है। पहला बताएंगे परंपरागत विधि से खेती करना, मतलब पुराने तरीके से खेती करना भी क्या है, इसके लिए जो है कृषि ढंग से नहीं हो पाता है। और घटता हुआ कृषि क्षेत्र, मतलब जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण घटता हुआ कृषि क्षेत्र भी इसका प्रभाव पड़ता है। और खेतों का छोटा आकार, यहाँ का आकार भी खेत का देखिएगा तो भारत में खेतों का आकार बहुत छोटा मिलता है। और मानसून की अनिश्चितता, मतलब मानसून समय पर नहीं आती है जिसके कारण वर्षा नहीं हो पाती है और फसल भी अच्छे से नहीं हो पाते हैं। और कम पूंजी का निवेश, यहाँ पर जो है पूंजी में निवेश कम हो पाता है, खर्च नहीं उतना कर पाते हैं। और आधुनिक तकनीक का उपयोग करना, मतलब आधुनिक तकनीक का उपयोग करना भी एक तरह का क्या है, ये सब जो कृषि पर प्रभाव डालता है। और उन्नत बीज का कम प्रयोग करना, उन्नत बीज का प्रयोग नहीं हो पा रहा है जिसके कारण यहाँ भारतीय कृषि क्या है, निम्न उत्पादकता, मतलब यहाँ पर उत्पादन की क्षमता क्या है, कम है। और अगला सवाल नंबर 6 दिख रहा होगा, छठा सवाल है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। यदि आपसे पूछा जाएगा हरित क्रांति क्या है तो बताएंगे हरित क्रांति से संबंधित है हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। हमारे देश में उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करना, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करना, उर्वरक का प्रयोग करना, आधुनिकीकरण कृषि पद्धति अपनाना, ये सब फसलों के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है। जिस कारण खासकर जो है गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुआ है, गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुआ है। कृषि विज्ञान में इसे क्या कहा गया, हरित क्रांति कहा गया है। हरित क्रांति का मतलब हुआ कृषि से संबंधित है। और ज़्यादातर किस में वृद्धि हुआ है, गेहूं के उत्पादन में। तो गेहूं के उत्पादन में वृद्धि होने से इसी को क्या कहते हैं, हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, सवाल दिया हुआ है कि भारतीय कृषि के 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखिए कि भारत की कृषि की मुख्य विशेषता क्या क्या है। तो बताएंगे भारतीय कृषि की 5 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला बताएंगे यह देश के आर्थिक जीवन का प्राण है और भारत में लगभग 1/3 लोग की जीविका कृषि पर आधारित है, पहला पॉइंट। और दूसरा बताएंगे कि यहाँ की विशाल जनसंख्या को भोजन कृषि से ही प्राप्त होता है। और तीसरा बताएंगे उद्योगों के लिए कच्चा माल की भी प्राप्ति कृषि से होता है। और चौथा बताएंगे कि देश की जो है 24% आय कृषि से ही प्राप्त होती है। और पांचवा बताएंगे जलवायु व मिट्टी की विविधता होने के कारण यहाँ भारत में कई प्रकार की फसलें लगाई जाती है, जैसे में चाय हो गया, गन्ना हो गया, ये सब भारत के जो है भारत विश्व में क्या है, अग्रणी है। चाय और गन्ना के उत्पादन में भारत क्या है, विश्व में अग्रणी है। ये सब क्या है, भारतीय कृषि की विशेषता हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 8 की ओर। 8वां सवाल दिख रहा होगा। 8वां सवाल कहता है कि भारत में उपजाए जाने वाले प्रमुख खाद्य एवं व्यावसायिक फसल के नाम बताइए। तो भारत में उपजाए जाने वाले खाद्य फसल का नाम बताएंगे चावल, जिसे हम खाने में प्रयोग करते हैं, खासकर जो चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूं, मूंग इत्यादि, रागी जो है, ये सब खाद्य फसल के अंतर्गत आएंगे। और व्यावसायिक फसल मतलब जिसे केवल बिजनेस के लिए तैयार करते हैं, जैसे में चाय हो गया, गन्ना हो गया, केला हो गया, रबर हो गया, कॉफी हो गया, ये सब क्या है, व्यावसायिक फसल है। तो व्यावसायिक फसल को ही व्यापारिक फसल भी कहते हैं। चलिए अब आप देखिए, अगला सवाल नंबर है कारण बताना है। सवाल है कि कपास की खेती दक्कन प्रदेश की काली मिट्टी में अधिक होती है, अधिकांशता होती है, ऐसा क्यों। तो बताएंगे कपास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त काली मिट्टी होती है। और लार्वा निर्मित काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है। इसे 210 दिन पाला रहित मौसम की आवश्यकता होती है। और लार्वा निर्मित काली मिट्टी अधिक समय तक नमी बनाए रखती है। और नमी बनाए रखने के कारण ही क्या होता है, नमी बनाए रखने के कारण ही कपास जो है अच्छी ढंग से हो पाती है। और तेजी और चमकीले धूप कपास के पौधे को बढ़ने में सहायता देती है। और पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता चाहिए, इसे जरूरी है। और चूंकि अधिकांश दक्कन प्रदेश में लार्वा निर्मित काली मिट्टी है, अतः कपास की खेती दक्कन प्रदेश की काली मिट्टी में होती है, इसके बारे में बताएंगे। और अगला सवाल दिया हुआ है, दूसरा है कि गन्ने की उपज उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत में अधिक है, क्यों। तो बताएंगे गन्ने की अपेक्षा जो है उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत में ज़्यादा है, ऐसा क्यों। तो उत्तरी भारत तो हमारा जो ऊपर का हिस्सा है उत्तरी भारत चला जाएगा, दक्षिणी भारत नीचे में। तो कहा था गन्ने की उपज उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी में ज़्यादा होता है,
ऐसा इसका रीजन है कि गन्ना बांस प्रजाति का पौधा होता है जिसे गुड़ या चीनी तैयार किया जाता है। और बताएंगे गन्ना उत्पादन के लिए 121 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जो इसकी खेती होती है। और इसके लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन है? दोमट मिट्टी है। नदियों के द्वारा जो लाई गई मिट्टी उसी को कहते हैं दोमट मिट्टी। ये काफ़ी उपयोगी होती है और ऐसी अनुकूल परिस्थितियाँ केवल और केवल उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत में ज़्यादा है। और दक्षिणी भारत में ज़्यादा होने के कारण इसलिए बताएंगे कि गन्ने की उपज उत्तरी भारत की अपेक्षा क्या है? दक्षिणी भारत में अधिक देखने को मिलता है। अगला सवाल दिख रहा होगा कि भारत कपास का आयात एवं निर्यात दोनों करता है, क्यों? तो बताएंगे भारत कपास उत्पादन में अग्रणी माना जाता है, लेकिन विभाजन के बाद अधिकांशतः कपास उत्पादन के अच्छे क्षेत्र जहां अच्छे अच्छे प्रकार के कपास उत्पादन होते थे वे बांग्लादेश के क्षेत्र में चले गए हैं। और फिर भी बताएंगे भारत में कपास उत्पादन के बहुत बड़ा क्षेत्र हैं, लेकिन यहाँ निम्न कोटि का कपास होता है। यहाँ पर अच्छे कपास की भी ज़रूरत होती है और क्योंकि भारत सूती वस्त्र उद्योग में अग्रणी है, अतः भारत अच्छे कपास को आयात भी करता है, मतलब मंगवाता भी है एवं निर्यात भी करता है, ज़रूरत पड़ने पर भेजता भी है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारत कपास का आयात एवं निर्यात दोनों करता है। अब अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल दिया हुआ है कि भारत विश्व का एक अग्रणी चाय निर्यातक देश है, कैसे? इसके बारे में बताएंगे कि चाय सदाबहार झाड़ियों में होती है और भारत में चाय का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, पर चाय की खपत बहुत कम होती है। इसका रीजन चाय की खपत कम होने का मेन वजह है, इसलिए बताएंगे कि यहाँ जो है अग्रणी है, इसलिए चाय की खपत कम होती है, इसलिए भारत चाय का निर्यात करता है और इसी वजह से भारत विश्व के एक अग्रणी चाय निर्यातक देश है। मतलब बताएंगे सवाल था ये हमारा सा कृषि चैप्टर का जो है कृषि चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे आपको जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया है उसे हम बताने का प्रयास किए हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक करें और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। फिर मिलेंगे अगले बार। जय हिंद सभी को और आपका दिन शुभ हो। बाय।